मेरे सभी पढ़ाकू भाई बहनों का दिल से नमस्कार। मैं विष्णु दिवाकर इस वीडियो में बात करने वाला हूँ हिस्ट्री यानी कि इतिहास की बुक 2 क्लास 12 का लेसन नंबर 1 यात्रियों के नजरिए। तो देरी ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। ये बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है वीडियो, तो चलिए देरी ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ जान लेते हैं कि जो हमारा ये लेसन है इसके अंदर बताया गया है कि भाई विभिन्न लोगों द्वारा यात्रा करने के उद्देश्य या यात्रा करने का उद्देश्य क्या रहता है, क्यों लोग एक जगह से दूसरी जगह पर यात्रा करते हैं। ठीक है, अब सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पर जो पॉइंट दे रखा है, महिला या पुरुष, इन्होंने क्या करा, रोजगार की तलाश में एक जगह से दूसरी जगह पर यात्रा की होगी। क्योंकि जो हमारा लेसन है जिसका नाम है यात्रियों के नजरिए, तो यात्री सबसे पहले हम जानते हैं ना ये कि भैया यात्री जो है ये यात्रा क्यों करते थे, क्या रीजन था, देयर कुड बी सम रीजन। तो सबसे पहले हम जानते हैं तो पहला रीजन क्या था कि भैया रोजगार की तलाश में। आज भी आप देखते हो कि आप में से बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होंगे जिनके मम्मी पापा जो है रहते कहीं और थे, यानी कि वो गांव वगैरह में रहते थे, पर वो रोजगार की तलाश में दिल्ली आ गए या फिर कहीं अलग अदर स्टेट में आकर जो है बस गए हैं और वहां पर ही वो क्या कर रहे हैं, अपना जीवन यापन कर रहे हैं। तो सबसे पहला पॉइंट, महिला और पुरुषों ने रोजगार की तलाश में यात्रा करना शुरू किया होगा, पहला पॉइंट। दूसरा, प्राकृतिक आपदाओं जैसे कि बाढ़, सूखा, भूकंप, ऐसी चीजों के आने से बचाव के लिए लोगों ने क्या की होगी, यात्रा की होगी और वो एक जगह से दूसरी जगह पर चले गए होंगे। जैसे कि 12th क्लास के अंदर एक इंग्लिश का लेसन है जिसमें साहेब आलम के बारे में बताया गया है, जो सीमापुरी की झुग्गियों में रहता है, परंतु वो आया कहां से था, वो 1971 के अंदर बांग्लादेश की राजधानी ढाका से वो भारत में आ गया था। अब वो किस वजह से आया कि वहां पर जो है किसी न प्रकार की जो है बहुत सारी समस्याएं आई होंगी, है ना। तो इस वजह से लोग जो है एक जगह को छोड़कर दूसरी जगह पर बस जाते हैं। तीसरा, व्यापारियों के रूप में, सैनिकों के रूप में, पुरोहितों के रूप में, तीर्थ यात्रियों के रूप में लोग एक जगह से दूसरी जगह पर क्या करते हैं, यात्रा करते हैं। और वहीं अगर हम बात करें, साहस की भावना से प्रेरित होकर भी लोग यात्रा करते हैं। जैसे वी आर नॉट अफ्राइड टू डाई वाला लेसन आपने पढ़ा होगा 11th क्लास के अंदर। वो क्या करते हैं कि अपनी फैमिली को लेकर जो है, कैप्टन जो अपनी फैमिली को लेकर एक जो है वर्ल्ड का टूर करने के लिए निकल पड़ते हैं। तो ऐसी बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं जिसके लिए लोग क्या करते हैं, यात्रा करना पसंद करते हैं। तो आपको ये समझ में आ गया कि भाई जो लोग हैं वो यात्रा क्यों करते हैं, क्या उद्देश्य रहे हैं उसके पीछे। तो ये सारे उद्देश्य रहे, रोजगार की तलाश, बाढ़, भूकंप या फिर किसी प्रकार की महामारी से बचने के लिए, व्यापार के लिए, तीर्थयात्री के रूप में एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए, या फिर सिर्फ साहस की भावना से प्रेरित होकर भी लोग यात्रा करते हैं। अब इसमें आपका एक प्रश्न आता है कि भैया प्राचीन दौर में यात्राएं करने की क्या समस्या थी। देखो यात्रा तो करते थे लोग, पर फिर भी एक क्वेश्चन मार्क आता है कि भैया यात्रा करने में कुछ तो कुछ समस्या आती होंगी, देयर कुड बी सम प्रॉब्लम्स। तो वो प्रॉब्लम्स क्या हैं वो डिस्कस करते हैं। सबसे पहला पॉइंट, लंबा समय, यानी कि यात्रा करने के दौरान उस समय क्या लगता होगा, लंबा समय लगता होगा। सुविधाओं का अभाव था, फैसिलिटीज नहीं थी। आज तो कल क्या है कि भाई अगर आज आप कहीं भी जा रहे हैं वहां पर अगर आपको ऑटो नहीं मिल रहा तो रिक्शा मिल जाएगा, रिक्शा नहीं मिल रहा तो आप बस मिल जाएगी, अगर कुछ नहीं मिल रहा तो आप अपना मोबाइल खोलेंगे और उससे ओला उबर ये डाउनलोड करके वहां से उनको कैब बुला लेंगे। और अगर कैब भी नहीं आ रही है तो अब तो जो रैपिडो टैक्सी वगैरह ये सब है ना, या फिर वो बाइक वाली जो सर्विस है वो भी स्टार्ट हो गई है। तो सुविधाएं, जैसे आज बहुत सारी सुविधाएं हैं, पहले ऐसी सुविधाएं नहीं थी। तो सुविधाओं का अभाव ये भी एक समस्या थी। समुद्री लुटेरों का भय, अब पहले क्या होता था, जो समुद्री लुटेरे थे ना, वो जब भी देखते थे कि कोई बंदा अकेला है, उसके पास कोई सामान है, तो उसे लूट लिया करते थे। बहुत सारी प्राकृतिक आपदाएं हो जाती थी रास्ते में चलते हुए, इस वजह से, बीमारियों की वजह से, या फिर रास्ता भटकने का भी डर हुआ करता था। तो इट मीन दैट इन शॉर्ट हम कह सकते हैं कि प्राचीन दौर में जो लोग यात्रा करते थे उनके सम्मुख अनेकों समस्या आती थी, और वो सारी समस्या ये आपके सामने है। क्लियर है यहाँ तक? आगे चलते हैं भैया, पॉइंट वाइज पॉइंट पढ़ेंगे, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, बिंदास तरीके से लेसन को कंप्लीट करेंगे। भैया भारत की यात्रा करने वाले मुख्य यात्री कौन कौन से हैं। अब हम इस पूरे अध्याय में जो यात्रियों के नजरिए वाला जो अध्याय है, इसमें हम सबसे पहले अल बिरूनी, इब्न बतूता और फ्रांसवा बर्नियर के बारे में पढ़ेंगे। बाकी सब कुछ आप छोड़ देना, पर इन तीनों के बारे में जानकारी जरूर लेना, क्योंकि भैया यही है जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट काम करेंगे। तो ये जो आपका टॉपिक है ये मैं आपको छोड़ देता हूँ, क्योंकि मैंने आपको क्या बताया, हम इसमें इंपॉर्टेंट चीजों को कवर करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पर अल बिरूनी। आ जाओ भैया, अल बिरूनी का जीवन, इसके बारे में पढ़ना। देखो मस्त आराम से 4-5 लाइनों के अंदर चीजें समझ में आ जाएगी कि अल बिरूनी का जन्म जो है वो कहां पर हुआ था, ख्वारिज्म यानी कि जो उज्बेकिस्तान के अंदर है, ख्वारिज्म में हुआ था 973 ईस्वी में। अब ख्वारिज्म जो है वो क्या है, शिक्षा का एक महत्वपूर्ण केंद्र माना जाता था।
और अल बिरूनी ने उस समय उपलब्ध सबसे अच्छी और बेहतर शिक्षा प्राप्त की थी। मतलब बंदा बिल्कुल वेल एजुकेटेड था, पढ़ा लिखा था, सही से अच्छी से बढ़िया से एजुकेशन इसने प्राप्त की थी। जैसे आप पढ़े लिखे हो ऐसे इसी प्रकार का वो भी पढ़ा लिखा था। ठीक है, आप मतलब आप उससे ज्यादा पढ़े लिखे हो ना शायद। आगे चलते हैं। वह कई भाषाओं का ज्ञाता था, अनेकों भाषाएं जानता था भैया। सीरियाई, फारसी, हिब्रू, संस्कृत, सब सारी की सारी भाषाएं इसमें शामिल है। और हालांकि उसको सबसे जो एक प्रॉब्लम उसके सामने थी वो क्या थी कि भैया वो यूनानी भाषा को नहीं जानता था। और फिर भी उसने क्या करा, प्लेटो और अन्य यूनानी दार्शनिक जो थे इनके कार्यों से पूरी तरीके से परिचित था। यानी कि वो यूनानी भाषा पढ़ नहीं पाता था, फिर भी यूनानी दार्शनिक जो थे उनके बारे में जो भी उनके कार्य हैं वो सारे के सारे उसको जो है पता थे, जिन्हें वह उन्हें अरबी अनुवादों के माध्यम से पढ़ लेता था। क्योंकि भैया उसको जो है फारसी, सीरियाई, हिब्रू, संस्कृत ये सारी भाषाएं आती थी। अरबी तो उसने क्या करा, अरबी में अनुवाद कर कर वो सारी चीजें उसने पढ़ ली। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पर तो आता है ये हमारा पॉइंट कि अल बिरूनी भारत आया कैसे। अब अल बिरूनी जो है वो भारत आया, ये आपका पॉइंट यहाँ से देखो कि भैया सन 1017 ईस्वी में ख्वारिज्म पर आक्रमण के बाद में सुल्तान महमूद गजनवी यहाँ के कई विद्वान और कवियों को अपने साथ ले आए और अपनी राजधानी गजनी ले गया। अब जिसमें से भैया एक ये भी भैया थे हमारे अल बिरूनी जी, इनको भी लेकर आ गए। अब अल बिरूनी जी को उज्बेकिस्तान से बंधक के रूप में गजनवी साम्राज्य में लाया गया और उत्तर भारत का पंजाब प्रांत भी उस साम्राज्य का हिस्सा बन चुका था। अब उनको उठाकर लेकर आ गए क्योंकि भैया जो महमूद गजनवी थे, सुल्तान महमूद गजनवी, ठीक है, यहाँ के विद्वानों और कवियों को अलग अलग अपने साथ में राजधानी गजनी के अंदर ले गए थे। उसी में से अल बिरूनी भी एक थे। अब भाई धीरे धीरे उसे शहर पसंद आने लगा। भाई इंडिया है ही ऐसा हमारा, है ना। और 70 वर्ष की आयु में क्या हुआ, अपनी मृत्यु तक उसने सारा जीवन गजनी में ही अल बिरूनी को भारत के प्रति रुचि विकसित हो गई। अब 1500 ईस्वी से पहले अल बिरूनी को कुछ ही लोगों ने पढ़ा होगा, जबकि भारत के बाहर बहुत सारे लोग ऐसा कर चुके थे, जान चुके थे अल बिरूनी नाम का कोई बंदा है और बढ़िया बंदा है, इसके बारे में सब चीजों को पता चल चुका था। कई भाषा में निपुणता हासिल थी, दक्षता, एक्सीलेंट भाई हर चीज के अंदर। इसके बाद में अल बिरूनी भाषाओं की तुलना और ग्रंथों का अनुवाद करने में भी सक्षम था। और भैया एक और चीज कि उसने कई संस्कृतियां जिसमें कि पंतजलि और पतंजलि जो है इसका व्याकरण ग्रंथ भी था, अरबी में अनुवाद किया। ब्राह्मण मित्रों के लिए उसने क्या करा, जो यूनानी गणितज्ञ थे ना उनके कार्यों को संस्कृत में भी अनुवाद किया। तो बहुत सारे काम इसने किए। यहाँ तक समझ में आ रहा है, पॉइंट ईजी है, बहुत ज्यादा दिक्कत वाली बात होगी नहीं। फिर आता है अल बिरूनी की यात्रा। तो भैया ये बोला जाता है कि हालांकि उसकी यात्रा कार्यक्रम स्पष्ट नहीं है, फिर भी लगता है कि उसने पंजाब, उत्तर भारत कई हिस्सों की यात्रा की होगी। और अल बिरूनी ने ब्राह्मण पुरोहितों और विद्वानों के साथ कई वर्ष बिताए और उसी बिताने में उसने क्या करा भैया, संस्कृत, धर्म, दर्शन, इन सब का ज्ञान प्राप्त कर लिया। ये होती है देखो क्यूरियोसिटी, किसी चीज को जानने की इच्छा, जिसके साथ बैठे उसके साथ बैठे और सब कुछ उससे सीख लिया। अब उनके उसके लिखने के समय यात्रा वृतांत अरबी साहित्य का एक मान्य हिस्सा बन चुके थे। ये वृतांत पश्चिम में सहारा रेगिस्तान से लेकर उत्तर में वोल्गा नदी तक फैले क्षेत्रों से संबंधित थे। ठीक है, अब ये जो जितने भी उसने यात्रा वृतांत लिखे हैं, यानी कि जो सारी की सारी उसकी जो चर्चाएं लिखी हैं यात्रा की, ये सारी की सारी अरबी साहित्य का एक मान्य हिस्सा बन चुके थे। और ये वृतांत पश्चिम में सहारा रेगिस्तान से लेकर कहाँ तक फैले हुए थे, वोल्गा नदी तक फैले हुए थे। अब बात आती है भैया इसके अंदर आपका किताब उल हिंद के बारे में। ये भी आप अच्छे से पढ़िएगा क्योंकि यहाँ से आपके 1 नंबर का क्वेश्चन, 2 नंबर का क्वेश्चन जरूर आता है। किताब उल हिंद के बारे में आप क्या समझते हैं। तो अल बिरूनी द्वारा अरबी में लिखी गई थी, इसकी भाषा बहुत ज्यादा स्पष्ट और सरल थी। अब इसके अंदर जो विस्तृत ग्रंथ थे वो कौन कौन से थे, इसमें जो है धर्म, दर्शन, त्योहार, खगोल विज्ञान, रीति रिवाज, प्रथा, सामाजिक जीवन और भार तोल, सब कुछ इसके अंदर था। यानी कि टोटल 80 अध्यायों में ये बटा हुआ था। अल बिरूनी ने एक किताब लिखी जिसका नाम था किताब उल हिंद। अब किताब उल हिंद जो है वो अल बिरूनी के द्वारा लिखी गई पुस्तक है। इसके अंदर 80 अध्यायों को इसमें बांटा गया है और अनेक इतिहासकारों का मानना है कि अल बिरूनी की ज्यामितीय संरचना स्पष्टता का मुख्य कारण गणित की ओर झुकाव था। यानी कि वो भैया मैथ में बहुत बढ़िया हुआ करता था बंदा। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत। अब भारत को समझने में अल बिरूनी को जो दिक्कतें आई हैं वो क्या दिक्कत आई। अल बिरूनी अपने लिए निर्धारित उद्देश्य में निहित समस्याओं से परिचित था। अब उसको भाई भाषा, धार्मिक अभिमान, ये सारी चीजों को समझने में उसको क्या आने लगी, दिक्कत आने लगी। ध्यान रखने वाली बात ये कि इन समस्याओं की जानकारी होने पर भी उसे पता था
अल बिरूनी पूरी तरह से ब्राह्मणों द्वारा रचित कृतियों पर आश्रित था। सब कुछ जानने के बाद में भी उसे लगता था कि जो ब्राह्मणों द्वारा रचित कृतियां हैं, इसी से ही उसको चीजों के बारे में पता चलेगा। और भारतीय समाज को समझने के लिए वेद पुराण, भगवत गीता, पतंजलि की कृतियां, मनुस्मृति, इन सब पर निर्भर रहा। ये सारी चीजें उसने पढ़ी, तब जाकर वो भारत को जानने की कोशिश करने लगा, पर उसको बहुत सारी दिक्कतें आई। अल-बिरूनी संस्कृत के विषय में लिखता है कि संस्कृत भाषा सीखना आसान नहीं है, क्योंकि अरबी भाषा की तरह ही शब्दों तथा विभिन्नता, लोकगीतियों दोनों में ही इस भाषा की पहुंच बहुत विस्तृत है, यानी कि अलग-अलग। कहने का मतलब यह है कि संस्कृत सीखना इतना आसान नहीं है। इसमें एक ही वस्तु के लिए कई शब्द, मूल, व्युत्पन्न प्रयोग किए जाते हैं, यानी कि एक ही वस्तु के लिए अलग-अलग शब्दों का प्रयोग किया जा रहा है ना, तो मल्टीपल वर्ड्स का यूज किया जा रहा है, इसलिए जो है इट इज नॉट इजी टू लर्न संस्कृत। तो संस्कृत सीखना बिल्कुल आसान नहीं है। अब अल बिरूनी के लेखन कार्य की विशेषता देखते हैं भैया। तो उसने जो लिखा है उसकी क्या मतलब, क्या वैल्यू है उसकी। तो अपने लेखन कार्य में उसने अरबी भाषा का प्रयोग किया, सबसे पहला पॉइंट। तो इन ग्रंथों की लेखन सामग्री शैली के विषय में उसका दृष्टिकोण कैसा था? आलोचनात्मक था। मतलब आलोचनात्मक थोड़ा, है ना। आलोचनात्मक समझते हो ना आप, क्रिटिसाइज करना, इस तरीके से था। उसके ग्रंथों में दंत कथाओं से लेकर खगोल विज्ञान, चिकित्सा से संबंधित सारी चीजें इसके अंदर शामिल थी। दंत कथा मतलब जो जो पहले के टाइम की जो कथाएं होती थी ना, उनको सुनाया जाता था, वो दंत कथाएं कहलाती हैं। प्रत्येक अध्याय में एक विशिष्ट शैली का प्रयोग किया, और आरंभ में एक प्रश्न होता था, फिर संस्कृतवादी परंपराओं पर आधारित वर्णन, और अंत में अन्य संस्कृतियों के साथ में एक उसकी तुलना की जाती थी। तो मतलब बहुत बढ़िया तरीके से लिखता था बंदा, है ना। अब अल बिरूनी की जाति व्यवस्था का विवरण देखते हैं। तो भैया भारत में 4 सामाजिक वर्ण थे, 4 सामाजिक वर्णों की बात की गई है यहाँ पर। अब ऐसे ही इसके अंदर जैसे कि घुड़सवार, भिक्षु, खगोल शास्त्री, कृषक, ये वर्ण की बात यहाँ पर की गई है। इस्लाम धर्म में सभी को समान माना जाता था, और भिन्नताएं केवल धार्मिकता के प्रारंभ में ही थी, बल्कि सबको बराबर माना गया। और ब्राह्मणवादी व्यवस्था को भी वो मानने के बावजूद अल बिरूनी ने अपवित्रता की मान्यता को स्वीकार नहीं किया है। उनके अनुसार जाति व्यवस्था में जो भी अपवित्रता की धारणा है, प्रकृति के नियमों के विरुद्ध है। वो मानते हैं कि ये सब चीजें क्या है, प्रकृति के बिल्कुल विरुद्ध है, और हर वस्तु जो कि अपवित्र हो जाती है, वो अपनी पवित्रता की मूल स्थिति को पुनः प्राप्त करने का प्रयास करती है, उसमें असफल भी होती है। जैसे अल बिरूनी लिखते हैं कि वैश्य और शूद्र वर्ण के बीच अधिक अंतर नहीं है। ये दोनों एक साथ एक ही शहर, एक ही गांव में रहते हैं, समान घरों में, समान आवासों में मिलजुल कर। जाति व्यवस्था के बारे में अल बिरूनी का विवरण जो है संस्कृत ग्रंथों से पूरी तरीके से प्रभावित है। तो ये हमारे थे अल बिरूनी भैया जी। अब हम बात करेंगे इब्न बतूता चाचा जी के बारे में। तो इब्न बतूता जी कौन है हमारे, इनको देख लेते हैं थोड़ा। इब्न बतूता द्वारा अरबी भाषा में लिखा गया एक यात्रा वृत्तांत है, जिसे रिहला का नाम दिया गया है। रिहला, ठीक है। तो रिहला किसे कहा जाता है? तो इब्न बतूता द्वारा अरबी भाषा में लिखा गया एक यात्रा वृत्तांत है, उसको कहा जाता है। 14वीं शताब्दी में भारतीय उपमहाद्वीप के सामाजिक तथा सांस्कृतिक जीवन के विषय में बहुत ही प्रचुर और रोचक जानकारियां जो है यहाँ पर मिलती है इब्न बतूता के बारे में। इनका जन्म कहाँ पर हुआ? मोरक्को में हुआ है, तेजियर, जो कि इस्लामिक कानून अथवा शरिया पर अपनी विशेषता के लिए प्रसिद्ध माना जाता है, यानी कि इनका मोरक्को में जो है जन्म हुआ। अपने परिवार की परंपरा के अनुसार इब्न बतूता ने कम उम्र में ही साहित्यिक हो, शास्त्र रूढ़ हो, ये सारी शिक्षा उसने ले ली थी। इब्न बतूता जो है पुस्तकों के स्थान पर यात्राओं से अर्जित, यानी कि पुस्तकों के स्थान पर यात्राओं से अर्जित अनुभवों को ज्ञान का अधिक महत्वपूर्ण स्रोत मानता था। सिंपल सी बात है, एक्सपीरियंस आप जब बाहर जाएंगे किसी चीज के लिए, यात्रा करेंगे, घूमेंगे फिरेंगे, जब जो आपका एक्सपीरियंस मिलेगा वो ज्यादा वैल्यूबल रहेगा बजाय इसके जो कि आप पुस्तकों से लेते हैं। तो आगे इन्होंने बोला भैया अपनी श्रेणी के अन्य सदस्यों के विपरीत इब्न बतूता पुस्तकों के स्थान पर यात्राओं से अर्जित करता था ज्ञान। ये तो मैंने आपको बता ही दिया। अब इब्न बतूता की यात्रा की बात कर लेते हैं। अपने जन्म स्थान से गुरुवार जो बिना किसी सहयात्री या कारवा के बिना अकेले ही भारत की यात्रा पर निकल पड़ा। वाह भाई वाह। और भारत प्रस्थान से पहले मक्का, सीरिया, फारस, यमन, ओमान, पूर्वी अफ्रीका अनेक बंदरगाहों की यात्रा ये कर चुका था। बंदरगाह समझते हो, जो पानी के जो जहाज जहाँ पर बड़े बड़े आते हैं ना, उसे कहते हैं। मध्य एशिया के रास्ते होकर इब्न बतूता ने क्या करा, वो जो है सिंध पहुंच गया, और मोहम्मद बिन तुगलक ने उसे दिल्ली का काजी नियुक्त किया। काजी का मतलब क्या होता है? यानी कि जो होते हैं न्यायाधीश, उसको काजी कहा जाता है। इब्न बतूता इस पर अनेक वर्षों तक रहा, फिर सुल्तान का विश्वास खो दिया और उसको कैद कर लिया गया। क्योंकि पहले होता था ना भाई कि जान जाए पर, सॉरी, प्राण जाए पर वचन न जाए। तो वचन और झूठ बोलना वहां पे उस समय ऐसा कुछ नहीं था, और उसको क्या हुआ, बाद में उसको दोबारा से राजकीय सेवाओं में ले लिया गया था। और उसके बाद में यहाँ पर बताया गया कि मोहम्मद बिन तुगलक ने
1342 में मंगोल शासक के पास में सुल्तान के दूत के रूप में जाने का आदेश दिया, वो वहां पर भी गए, है ना। फिर वहां पर भी 18 महीने तक काजी का पद उनको मिला, काजी यानी कि वही न्यायाधीश, उसका पद बना। तो ये हमारा जो पॉइंट है किसका है, ये हमारा इब्न बतूता के बारे में है। और इब्न बतूता एक जिद्दी यात्री था, ये भी याद रखना, एक जिद्दी यात्री था। अब इब्न बतूता ने नारियल के बारे में भी कुछ बोला है। तो भैया इब्न बतूता द्वारा नारियल का वर्णन किया गया है कि वृक्ष के रूप में किया गया, और इसको उसने किससे कंपेयर किया है, एक इंसान के चेहरे से कंपेयर किया है ना। पान के पत्ते की बात की जा रही है कि पान का जो वर्णन है, पान की बेल के बारे में इब्न बतूता ने लिखा है कि इस पर कोई फल नहीं होता, इसे केवल पत्तियों के लिए उगाया जाता है, और वह नारियल व पान से पहले परिचित नहीं था, यानी कि उसको इन सब चीजों के बारे में ज्यादा नहीं पता था। आगे है इब्न बतूता द्वारा शहरों का वर्णन। उसके अनुसार दिल्ली भारत का सबसे बड़ा शहर था। उसने क्या बोला कि दिल्ली जो है वो भारत का सबसे बड़ा शहर था, और दौलताबाद जिसको महाराष्ट्र है ना, ये भी जो है आकार में कम नहीं था, और यह दिल्ली को चुनौती देता था। दिल्ली घना बसा शहर था जिसके चारों ओर प्राचीर थी। इस शहर में 28 द्वार थे, जिसमें कि बदायूं दरवाजा सबसे बड़ा माना जाता है। मांडवी द्वार के भीतर एक अनाज की मंडी होती थी। दिल्ली शहर एक बेहतरीन जो है कब्रिस्तान भी था। कब्रहा गृह में चमेली तथा गुलाब जैसे फूल उगाए जाते थे, वाह भाई वाह, है ना। तो ये सब चीजें ध्यान रखनी है आपको। फिर अधिकांश शहरों में एक मस्जिद तथा मंदिर होता था। बंद नगरों में जो भी नृत्यक हैं, यानी कि जो डांसर हैं, संगीतकार हो गए, सिंगर हो गए, गायकों के सार्वजनिक प्रदर्शन के लिए वहां पर जो है इब्न बतूता ने क्या कर रखा था, शहरों की समृद्धि का वर्णन करने में अधिक रुचि यहाँ पर उसकी नहीं थी, और उसने उसके लिए स्थान अलग से बना रखे थे जहाँ पर जो है ये डांसर्स वगैरह आएंगे, जो सिंगर हैं ये सब आएंगे, है ना, और वो अपनी परफॉर्मेंस यहाँ पर देंगे। इब्न बतूता द्वारा संचार प्रणाली का वर्णन। अब संचार व्यवस्था क्या, देखो इब्न बतूता ने जो बताया कि भाई दिल्ली सल्तनत की डाक प्रणाली जो थी, संचार व्यवस्था थी, उसका विवरण देता है। वो बताते हैं कि सभी व्यापारिक मार्गों पर और विश्रामशाला और विश्राम गृह स्थापित किए गए थे। आने जाने वाले रास्ते में जहाँ पर भी मतलब जो है लोग व्यापारिक मार्ग से जाएंगे, वहां पर जो है विश्रामशाला, विश्राम गृह जो है बनाए गए हैं। इब्न बतूता डाक प्रणाली की कार्यकुशलता देखकर बहुत ज्यादा चौंक गया। और सबसे बड़ी बात कि भाई यहाँ पर उसने देखा कि इसमें न केवल लंबी दूरी तक सूचना भेजना बल्कि उधार प्रेरित करना संभव हुआ, और अल्प सूचना पर माल भेजना भी था। डाक प्रणाली इतनी कुशल थी कि दिल्ली से जहां दिल्ली की यात्रा में 50 दिन लगते थे, वहीं गुप्तचर खबरें सुल्तान तक इस डाक व्यवस्था के माध्यम से 5 दिन में पहुंचा देते थे। ठीक है। अब यहाँ पर दो प्रकार की डाक व्यवस्था बताई गई है, अश्व डाक व्यवस्था और पैदल। अश्व यानी कि जो घोड़े वाली होती थी, ठीक है, जो हर 4 मील दूरी पर स्थापित राजकीय घोड़ों द्वारा संचालित होती थी। जैसे आपने देखा होगा, जैसे कि कभी पाकिस्तान से कोई बस आती है हमारे भारत के लिए, तो अलग अलग वहां पर जाकर ना वो जो पुलिस की जिप्सी होती हैं, वो अपने अपने एरिया से लेकर जाती है उन्हें। ठीक है, इसी तरीके से वहां पर अलग अलग तरीके से जो अश्वरोही जो होते हैं वहां पर खड़े होते हैं। पैदल डाक व्यवस्था थी जिसमें 3 स्थान होते थे। इसमें दावा कहा जाता था कि पैदल डाक व्यवस्था अश्व डाक व्यवस्था से अधिक तीव्र होती थी। डाक व्यवस्था का प्रयोग सूचना भेजने के साथ साथ सुशासन के फलों के परिवहन के लिए भी किया जाता था, कि सुशासन मतलब जो शासन चल रहा है उसके बारे में सब चीजें, है ना। एंड वन एंड ओनली जो हमारा लास्ट है, जिसका नाम है फ्रांसवा वर्नियर। बस ये तीनों के बारे में आप पढ़ लीजिएगा, बाकी आपका ये लेसन बिल्कुल कंप्लीट हो गया है। इन्होंने भी एक किताब लिखी थी जिसका नाम क्या था, ट्रैवल इन द मुगल एम्पायर। ट्रैवल इन द मुगल एम्पायर के रचयिता कौन है, किसने लिखी है, तो फ्रांसवा वर्नियर ने लिखी है। ये भी एक यात्री थे। अब ये जो है फ्रांसीसी चिकित्सक, राजनीतिक, दार्शनिक, इतिहासकार माने जाते हैं। फ्रांसवा बर्नियर जो है 12 वर्ष मुगल दरबार में रहे, और पहले शाहजहां के ज्येष्ठ पुत्र दाराशिकोह की चिकित्सा के रूप में, बाद में मुगल दरबार के एक अमीर दानिशमंद खान के साथ में बुद्धिजीवी और वैज्ञानिक के रूप में भी रहे हैं। और इन्होंने जो पुस्तक लिखी वो मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दी भैया, ट्रैवल इन द मुगल एम्पायर नाम की एक पुस्तक इन्होंने लिखी थी। बर्नियर की लेखनी की क्या विशेषता थी, अब जैसे भैया दोनों राइटर्स के बारे में हमने पढ़ा कि उनकी भी कुछ लिखने की विशेषता थी, तो इसकी भी थी कुछ। इसने अपनी प्रमुख कृति को फ्रांस के शासक लुई 14वां को समर्पित किया था, पहला पॉइंट। दूसरा, कि जो प्रत्येक दृष्टांत में बर्नियर भारत की स्थिति को यूरोप से निम्न दिखाता है। इन्होंने क्या दिखाया है कि जो भारत है वो क्या है, यूरोप से बिल्कुल माइनस में जा रहा है ना, नेगेटिव दिखाया है इसने। बर्नियर के कार्य फ्रांस में 1670 ईस्वी से लेकर 1671 ईस्वी में प्रकाशित हुए, और 5 वर्षों के अंदर ही अंग्रेजी, डच, जापान, इतावली भाषा के अंदर इसका अनुवाद, ट्रांसलेशन कर दी गई। अब बहुत बार क्या हुआ, मुगल सेना के साथ में यात्रा की, और एक बार वह कश्मीर भी गया था। बर्नियर की कृति ट्रैवल इन द मुगल एम्पायर जो थी, जिसका नाम मैंने अभी आपको बताया था कि मुगल बादशाहों के साथ में यात्रा है, वो इसने इसमें बताया है।
बर्नियर द्वारा भूस्वामित्व का वर्णन। भूस्वामित्व के बारे में बर्नियर लिखते हैं कि यूरोप के विपरीत भारत में निजी भूमि स्वामित्व का अभाव था। भाई देखो, उसने स्टार्टिंग में बताया कि भारत जो है वो यूरोप से क्या है, कम आंका गया है, ठीक है, और जो इसे अपने अमीरों के बीच बांट देता है, जो अर्थव्यवस्था के लिए हानिकारक था, भारत को ऐसा बोला गया है। उसके बाद में लास्ट हमारा जो पॉइंट है इसमें, बर्नियर द्वारा भारतीय समाज का वर्णन। वो बताते हैं भारत में मध्य वर्ग नहीं था, भारत की अच्छी खेती नहीं थी, मतलब एक ऊंचा वर्ग था, एक नीचा वर्ग था, बीच में कुछ है ही नहीं, ठीक है। बर्नियर चेतावनी देता है कि यदि यूरोपीय शासकों ने मुगलों का अनुसरण किया तो यूरोप तबाह हो जाएगा। अगर यूरोपीय शासक अगर मुगलों की तरह चलने लगे तो यूरोप क्या हो जाएगा, तबाह हो जाएगा, ऐसा उसने कहा। देख रहे हो, मतलब वो बहुत सारी चीजों को पहले से ही अच्छी तरीके से समझता था, ठीक है भैया। और उसके बाद में आपका बर्नियर द्वारा शिल्पकारों का वर्णन किया गया है कि मूल रूप से आलसी होते थे, जो भी निर्माण करता वह अपनी आवश्यकता और अन्य बाध्यताओं के कारण करता था, वरना वो कुछ नहीं करते थे, ठीक है। यहाँ पे दास दासियों की बात की गई है कि मध्यकाल के बाजार में खुलेआम दास बेचे या खरीदे जाते थे। इब्न बतूता सिंध पहुंचा तो वहां पर उसने देखा कि महमूद बिन तुगलक को घोड़े ऊंट दास खरीदे थे, और इब्न बतूता बताता है कि मोहम्मद बिन तुगलक नसरुद्दीन नामक धर्मोपदेश के प्रवचन से इतना प्रभावित हुआ कि उसने 1,00,000 टके तथा 200 दास दिए, और दासों को निम्न उपयोग था। सुल्तान की कुछ दासियां संगीत में निपुण थी, अमीरों पर नजर रखने के लिए दासियों को नियुक्त किया गया था, घरेलू श्रम के लिए। तो ये सिंपल सी बात है, ये तो सबको पता ही है ना। सती प्रथा, तो पहले भारतीय समुदाय में प्रचलित एक ऐसी धार्मिक प्रथा थी जिसमें किसी पुरुष की मृत्यु होने के बाद में पत्नी उसके अंतिम संस्कार के दौरान उसकी चिता में खुद को जला देगी, आत्म त्याग कर देगी, है ना। तो ये जो सती प्रथा थी, इसके बारे में इन्होंने लिखा है कि कुछ महिलाएं प्रसन्नता से मृत्यु को गले लगाती थी, लेकिन अन्य को मरने के लिए क्या किया जाता था, बाध्य किया जाता था, फोर्सफुली उनको धकेला जाता था उसके अंदर, ठीक है। तो आई होप आपको ये अध्याय समझ में आया होगा। आगे की जानकारी के लिए बने रहिए हमारे साथ, जब तक के लिए नमस्कार।